गुनाह के आईने में जब गुनहगार का अक्स उभरता है तो अक्सर कानून सबूतों की रोशनी का मोहताज होता है। मुजरिम गुनाह के चौसर पर धोखे की चाल चलता है, तब हम अपराध के भूल भुलैया से सबूतों को चुन चुनकर करते हैं शातिरों को बेपर्दा और लेकर आते हैं आपके सामने तफ्तीश का पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। बेशक उम्र में वो थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ना चाहता था, वो स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उस नन्हे फरिश्ते को इस दुनिया का रिवाज नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि तालीम पाने का हक इस देश में सिर्फ उसे है जिसके पापा के बटुए में पैसा हो। और फिर बाप के साये से महरूम उस मासूम बच्चे का सपना जब इस समाज की घिनौनी हकीकत से टकराया तो चूर चूर हो गया खुद उसका वजूद। तीन दिन से नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था स्कूल? बीच के लिए नहीं जा रहा था। मैंने कहा आज मैं सोमवार बीच में इतवार पड़ गया। मैंने कहा मैं पैसा मैं जाऊंगी बैंक में, आज जमा करूंगी, चेक जमा करके पैसा ला के दे दूंगी। आज ही मैं आऊंगी स्कूल में ये लड़की को और उसको दोनों को बताई। इतना सुनकर गया स्कूल, हुआ पता नहीं क्या हुआ। मेरे बच्चे को जब मैंने देखी अगर आंखों की शर्म थोड़ी सी भी बाकी है, अगर आंखों का पानी थोड़ा सा भी बचा है, अगर कलेजे की कसक थोड़ी सी भी जिंदा है, क्या बात हो गई? आज स्कूल गया था, नहीं गया? आंसुओं के इस समंदर में डूब मरे सरकारें, डूब मरे सारे स्कूल और डूब मरे वो समूचा सड़ा हुआ सिस्टम जिसके लिए स्कूल की फीस इतनी बड़ी बात बन चुकी है कि उसके सामने गरीब बच्चों की सांसों तक की कोई औकात नहीं। यकीन मानिए, अगर औकात होती तो इस माँ का वो लाडला जिसका नाम रॉबिन था और जिसको अपने बुढ़ापे के पैरों की एड़ियां घिस घिस कर इसने 9वीं कक्षा तक पहुंचाया था, यूं अपने स्कूल के रास्ते में फांसी के फंदे से न झूल गया होता। कितने महीने का फीस बकाया था स्कूल का? मैंने फोन करी थी आदेश को, मैंने फोन करी थी, कह रहे थे कि 6 महीना का फीस हो गया, जमा करो जल्दी। ये तो आप ही की गलती है, आप जमा नहीं कर दिए। मैंने कहा स्कूल फीस छोड़ तो नहीं दोगी, बच्चे को क्यों परेशान करते हो? तो क्या कहा? तो कहा बिल्कुल सही साहब, गरीब होना गलती नहीं गुनाह हो चुका है इस मुल्क में, और आपकी सोच को बिल्कुल सही समझ चुका था वो लड़का। तभी तो उसने अपनी जान देना मंजूर था, लेकिन उस स्कूल की दहलीज में दाखिल होना गवारा न हुआ जहां 6 महीने की फीस के बदले उसे हर दिन जलील होना पड़ता, जहां फीस के 1040 रुपए न चुकाने के बदले उसे एक पैर पर खड़ा होने की सजा मिलती। ये सब तो फिर भी शायद वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसके दोस्तों के सामने उसकी मां की मजबूरी, उसकी गरीबी का जब मजाक उड़ाया जाता तो उसे खुद के होने पर तरस आता था। थाना हजारा क्षेत्र में प्रकरण संज्ञान में आया था। मौके पर एसएचओ और संबंधित क्षेत्र अधिकारी गए और उसने एक छात्र की मृत्यु हुई, जिसमें यद्यपि परिजनों द्वारा कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी गई है, फिर भी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है और प्रकरण की जांच की जा रही है। पीलीभीत के गांधीनगर गांव की रहने वाली इस मां ने ये सोचकर अपनी सारी जिंदगी यहाँ के सरकारी स्कूल के बर्तनों को चमकाने में गुजार दी कि इससे मिलने वाले पैसे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले उसके बेटे की किस्मत एक दिन चमक उठेगी। लेकिन इसे क्या पता था, उस चमक के इंतजार में न सिर्फ उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, बल्कि वो खूनी स्कूल उसकी लाल की जिंदगी में भी मौत का अंधेरा भर देगा। तफ्तीश के लिए पीलीभीत से
सौरभ प्रताप सिंह की रिपोर्ट। वो रोज की तरह स्कूल गई, लेकिन उस दिन वो लौटकर खुद नहीं आई, बल्कि आई एक ऐसी खबर जिसमें दफन थी उसकी आखिरी चीख। आप भी देखिए उस खूनी स्कूल की उस तीसरी मंजिल की तफ्तीश, जहां एक गुमनाम कातिल ने खेला मौत का खेल। जी हां, कैसे सवालों में उलझ कर रह गई उस बिटिया की आखिरी सांसें देखिए। स्कूल की साजिश या कपट का क्लासरूम, खूनी बाथरूम, मौत की तीसरी मंजिल, वो आखिरी चीख। देख सकते हैं ये वही बाथरूम है जहां पे वो छात्रा टॉयलेट के लिए दोपहर में आई थी और छात्रा वहां से बाथरूम करने के बाद वहां जहां पे फॉरेंसिक टीम का सारा सामान रखा हुआ है वहां पे आई और वहां से किसी ने धक्का दिया, जिसके बाद वो नीचे गिरती है और मौत हो गई है। देवरिया के इस स्कूल की इस छत पर ही सारे सवालों के जवाब दफन हैं। जी हां, वो सवाल जो भरी दोपहरी में एक चीख बनकर इस छत से गिरी और फिर चंद लम्हों बाद ही उसकी सांसें सख्त जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गईं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली नीतू उस दिन अपने क्लासरूम से निकलकर तीसरी मंजिल की इस छत पर आई तो जरूर, लेकिन कुछ देर बाद उसका जिस्म जमीन पर तड़पता मिला। कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़की बाथरूम के लिए गई थी। उसके बाद वह 3 मंजिला भवन का जो बिल्डिंग दिखाया जा रहा है वहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 फुट का रेलिंग था, फिर वहाँ आई और ठीक वहाँ से वो जमीन में गिरी। ये स्कूल के पीछे का पार्ट है, वहाँ पे आप वहाँ पे जहाँ देख रहे हैं ये जो कागज का पार्ट है, ठीक यहीं पे उस लड़की की मौत हुई है। इतनी ऊंचाई से जमीन पर टकराने के बाद भी नीतू की सांसों की डोर पूरी तरह टूटी नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि अस्पताल के डॉक्टर उसकी सांसों को थामने की कोशिश करते, उसने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। हालांकि आखिरी सांस लेने से पहले उसने भाई को बताया कि स्कूल की छत से उसे किसी ने धक्का दिया था, मगर अफसोस बेरहम मौत ने उसे कातिल का नाम और पहचान बताने की मोहलत नहीं दी। कुछ बच्चे आके सूचना दिए तो मेरा लड़का था उस समय बोल रहा है कि जब पूछा कि कैसे तुमको चोट लगा, तो बोला कि छत पर जब हम गए थे टॉयलेट में तो किसी ने धक्का दे दिया पीछे, नाक से उसका ब्लड आ गया था। खाकी मौकाए वारदात पर कातिल के निशान को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ सवाल उसे लगातार उलझा रही हैं, जैसे इस बाथरूम का दरवाजा क्यों बंद नहीं होता, नीतू के पैरों का एक जूता तो छत से बरामद कर लिया गया, लेकिन दूसरा अभी तक गायब क्यों है, और जमीन से टकराने के बाद नीतू के कपड़े खुले हुए क्यों थे। नीतू की मौत पर जितने सवाल हैं, उतने ही सवाल उस स्कूल पर भी हैं, जहां उसकी सांसें दफन हैं। पहला सवाल, लड़कियों का बाथरूम छत पर क्यों बनाया गया? दूसरा सवाल, सुनसान छत पर निगरानी के लिए कोई स्टाफ क्यों नहीं था? तीसरा सवाल, इतनी बड़ी वारदात के बावजूद कैसे किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? चौथा सवाल, स्कूल के सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे? पांचवा सवाल, बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन लापरवाह क्यों था? सारे स्टाफ और प्रबंधक कहाँ पे हैं? सारे स्टाफ आज मौजूद हैं, कैंपस में हैं, विद्यालय आए हुए हैं। प्रबंधक चूंकि विद्यालय में रहते नहीं हैं तो बाहर हैं, अब प्रिंसिपल साहब कल से शहर से बाहर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद स्कूल का स्टाफ तो आया है, लेकिन जो मेन है प्रबंधक वो फरार बताए जा रहे हैं।
स्कूल की तरफ से भले लाख सफाई दी जाए, लेकिन इतना तो तय है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली उस बिटिया के कातिल भले कानून के फंदे से बचने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उसका चेहरा बेनकाब होगा जरूर। तफ्तीश के लिए देवरिया से उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। अजीब है इंसानी बस्ती के कायदे कानून। यहां पानी की कीमत 1000 है और इंसानी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। आपको पिछले दिनों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबाओं की करतूतों को देखते हुए 14 बाबाओं को फर्जी करार देकर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। उस लिस्ट में कईयों के नाम थे, आसाराम, राधे मां, गुरमीत राम रहीम, निर्मल बाबा, राजपाल समेत कई नाम। लेकिन जानते हैं आप, जिस बाबा ने जालसाजों की टोली का खुलासा किया था, वो बाबा अचानक खुद हो गए हैं गायब। आखिर क्या है महंत मोहनदास की गुमशुदगी की मिस्ट्री, आप भी देखिए। चौदह फर्जी बाबाओं की खुली पोल। 14 फर्जी बाबा ब्लैक लिस्टेड। फिर महंत मोहनदास गायब हो गए। कहां है महंत मोहनदास? गुमशुदगी की क्या है मिस्ट्री? गुरमीत राम रहीम के पापों का पिटारा जब खुल रहा था, तब ऐसे अय्याश और फर्जी बाबाओं की असलियत देखकर सनातन धर्म को मानने वाले कुछ संतों की पेशानी पर बल पड़ गए थे। चिंता अय्याशों की पोल खुलने की नहीं थी, बल्कि फिक्र धर्म का व्यापार करके धर्म का नाम खराब करने पर थी। ऐसे में लोगों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जिनमें गुरमीत राम रहीम, आसाराम, रामपाल, राधे मां, निर्मल बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं का नाम था। ऐसे फर्जी बाबाओं की पहचान करने में जिसने अहम रोल निभाया था, वो थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उदासीन अखाड़ा से जुड़े महंत मोहनदास। लेकिन इसके फौरन बाद अचानक महंत मोहनदास गायब हो गए। कि महंत मोहनदास जी उदासीन, जो ट्रेन नंबर 12172 पर A1 कोच में 21 नंबर सीट पर यात्रा कर रहे थे, वो अपनी सीट पर नहीं है। वाजिब है, इस गुमशुदगी से प्रशासन में हड़कंप मच गया। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, MP या फिर मुंबई या उत्तरांचल, खबर जंगल में लगी आग की तरफ फौरन फैल गई। खासकर 5 राज्यों की पुलिस महंत मोहनदास की तलाश में चप्पे चप्पे की खाक छानने लगी। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद महंत मोहनदास का कोई पता नहीं चल सका। दरअसल शुक्रवार की रात जब ट्रेन नंबर 12172 भोपाल स्टेशन से गुजरी, तो इस बात का खुलासा हुआ कि महंत मोहनदास गायब हो गए। लेकिन वो कैसे और कहां गए, इसकी इत्तला किसी को नहीं। जानकारी के मुताबिक महंत मोहनदास कल्याण जाने के लिए इस ट्रेन के A1 कोच के सीट नंबर 21 पर बैठे थे। लेकिन भोपाल में जब उनके अनुयायी उनसे मिलने पहुंचे, तो महंत मोहनदास अपनी सीट पर नहीं थे। जाहिर सी बात थी, इस गुमशुदगी पर हो हल्ला होना लाजमी था। सो हुआ भी, फौरन पूरा अमला महंत मोहनदास को ट्रेस करने में लग गया, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चल सका। हालांकि इस बीच महंत मोहनदास के मेरठ में होने का इशारा मिला, लेकिन ये क्लू भी खोखला ही साबित हुआ। दूसरी एक चीज, 1-2 जगह पे थोड़ा हमें लोकेशन या होने की संभावना दिख रही है। ट्रेन के अटेंडर के मुताबिक महंत मोहनदास हजरत निजामुद्दीन में उतर गए थे। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि ट्रेन से उतरते वक्त उन्होंने कुछ सामान अपनी सीट पर रखा था और अटेंडर को निर्देश दिया था कि इसे लेने कल्याण में एक शख्स आएगा। कोच अटेंडेंट ने बताया कि महंत जी हजरत निजामुद्दीन से ही उस पर नहीं बैठे हैं, उन्हें सामान बस रखवाया है और कहा है कि उनका सामान कल्याण में कोई कलेक्ट कर लेगा। महंत मोहनदास कहां हैं, ये फिलहाल एक अनसुलझी हुई पहेली बनती जा रही है। मेरठ के बाद उनका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। सवाल है, इस गुमशुदगी के पीछे क्या उन फर्जी बाबाओं की साजिश है जिन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया, या फिर कुछ और? क्योंकि सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से महंत मोहनदास को धमकी भरे कॉल आ रहे थे।
देखिए, धमकियां तो आसाराम बापू के शिष्य थे, रामपाल के शिष्य थे, दो के शिष्यों के नाम से आ रही थी। दुबई से तो हमको आया था, और लेकिन उसकी हमने रिपोर्ट और नंबर हमने इलाहाबाद के कप्तान को दे दिया। जो हाल में फर्जी संतों की लिस्ट निकाली थी, धमकी उनको भी आई थी, हमको भी आई थी, तो हमने तो FIR दर्ज कराया था। उन्होंने नहीं, वो थोड़ा हल्के में लिए थे, क्या बता कोई ऐसा कर रहा हो, लेकिन चिंता का विषय है। इस मामले में साधु संतों के साथ प्रशासन की बैठक भी जारी है। संत समाज ने महंत मोहनदास के न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। वहीं मामले की नजाकत देखते हुए प्रशासन जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का दावा कर रहा है। रिजल्ट चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो भारत साधु समाज किसी भी आंदोलन के लिए तत्पर होगा, तैयार रहेगा। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि महंत मोहनदास के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, और ऐसे में मामला आगे क्या रंग ले सकता है, इसका अंदाजा जाहिर तौर पर पुलिस को जरूर होगा। तफ्तीश के लिए भोपाल से जितेंद्र और हरिद्वार से तनुज वालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तफ्तीश के उजाले में जब काले किरदारों का राजफाश होता है तो सच में इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। लेकिन उम्मीद है इंसान का ज़मीर जागेगा और मिट जाएगा समाज से गुनाह का हर निशान। स्कूल के अंदर बेदर्दी से कत्ल किए गए प्रद्युम्न का जख्म अभी हरा है। मासूम प्रद्युम्न के मां बाप, उसके दोस्त, पड़ोसी और पूरा देश उसकी हत्या को भुला नहीं पा रहा। 10 दिन गुजर गए, लेकिन तमाम हो हल्ले के बीच स्कूल में बच्चों की सुरक्षा का सवाल जस का तस है, जिसे और डरावना बना रहे हैं हर गली नुक्कड़ पर खुले प्राइवेट स्कूल। अब राजस्थान के सीकर में उस बिटिया का दर्द ही देख लीजिए। तालीम हासिल करने के लिए उसने जिस पर भरोसा जताया, उसी ने कर दिया भरोसे का खून। दरिंदों का शहर है, दरिंदों का बसर है। किस किस से बचाएंगे हम अपने जिगर को? यहाँ हर किसी की हर किसी पर बुरी नजर है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल एक बार फिर प्रद्युम्न की हत्या के बाद गर्म है। हालांकि तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए गुड़गांव का ये आलीशान स्कूल फिर से अगले हफ्ते खुलने को है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। वरना जवाब होता तो सीकर में 12वीं की छात्रा के साथ जो हुआ वो यकीनन नहीं होता। मालूम तो होगा ही आपको, सीकर के अजीतगढ़ के इस गांव में इस स्कूल में 12वीं की एक छात्रा के साथ क्या हुआ। अगर नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। दरअसल इस स्कूल के संचालक और एक टीचर ने मिलकर यहां पढ़ने वाली 12वीं की एक छात्रा के साथ डरा धमकाकर महीनों तक दुष्कर्म किया, और जब छात्रा गर्भवती हो गई तो उन दरिंदों ने जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस समय पढ़ने जाया करती थी, जहां पर एक तो स्कूल संचालक और एक मास्टर द्वारा उसका देश शोषण किया गया। जनता बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक और आरोपी शिक्षक ने जो किया वो तो किया ही, मगर शाहपुरा के उसी निजी अस्पताल के डॉक्टर की भूख देखिए। उसने न सिर्फ चंद रुपयों के लिए इस बच्ची का गर्भपात करवा दिया, बल्कि इस मासूम बच्ची को नाजुक हालत में अस्पताल से रफा दफा कर दिया, बिना ये सोचे कि इस बच्ची की हालत कैसी है और इस नादान की जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। और वही हुआ भी। मासूम बच्ची के जिस्म से खून इतना बह चुका था कि घर पहुंचने के बाद उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद जब घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो इस बेबस माँ बाप को बताया गया कि इस मासूम का मर्ज दरअसल किसी दरिंदे के गुनाह की निशानी है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की कोशिश की गई शाहपुरा में। उसके बाद के अंदर ये बच्ची जनरल अस्पताल के अंदर सीरियस स्थिति में आई और वहाँ पर भी जो उसका अप्रोप्रिएट इलाज था वो किया गया। उसके बाद में बच्ची के ब्रेन हाइपोक्सिक डैमेज हो गया था। उस हाइपोक्सिक
ब्रेन में खून का सर्कुलेशन कम था, ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम था, इसके कारण से उसकी स्थिति गंभीर थी। माली के हाथों लूटने वाले बाघ की ये दास्तां अब पुलिस की फाइल में दर्ज की जा चुकी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अजीतगढ़ थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस दोनों से पूछताछ भी कर रही है। लेकिन इनके गुनाह में बराबर का भागीदार रहा वो डॉक्टर अब भी कानून की गिरफ्त से दूर है, जो इनके पाप में बराबर का शरीक हुआ और जिसने इस मासूम की जान खतरे में डालकर दरिंदों के इशारे पर गैर कानूनी काम किया। अब जबकि दरिंदों के पाप का घड़ा फूट चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों दरिंदों के पाप की कलई भी खुल रही है। पीड़ित मासूम के मुताबिक उसे आरोपी स्कूल खुलने से पहले एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने बुलाया करते थे और दोनों मिलकर यहां उसके साथ गैंगरेप करते थे। डर और खौफ के सहारे पहल शुरू हुआ बलात्कार का घिनौना खेल इस स्कूल में तब तक चलता रहा जब तक कि ये मासूम गर्भवती नहीं हो गई। में गैंगरेप की आरोप लगाया गया है। इसमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाया गया था उनको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको राउंड अप किया है। उनसे अभी वर्तमान में पूछताछ जारी है। इस संबंध में जो भी संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त करने की कार्रवाई भी जारी है। अभी 2 व्यक्ति जो स्कूल के साथ जुड़े हुए थे जिनके ऊपर आरोप लगाए उनको हमने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ कर रहे हैं। प्रद्युमन की हत्या के 10 दिन गुजर जाने के बाद जो बहस ठंडी पड़ गई थी, वो अब दोबारा इस मासूम बच्ची का दर्द देखकर गर्म हो गई है। लेकिन लफाजी के दौर में ये कहना मुश्किल है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर शुरू हुई ये बहस कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि सियासत की तासीर और लोगों की याददाश्त का नमूना बताता है कि ये भीड़ तभी तक फिक्र दिखती है जब तक कि मासूम का बहता खून जम नहीं जाता। बाकी तो दरिंदों का शहर है, दरिंदों का बसर है। किस किस से बचाएंगे हम अपने जिगर को, यहाँ हर किसी की हर किसी पर बुरी नजर है। तफ्तीश के लिए राजस्थान के अजीतगढ़ से दिनेश सैनी, ईटीवी न्यूज। तफ्तीश का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात किसी और गुनहगार के कच्चे चिट्ठों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।